हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम दांगी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो गाइज, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर सेकंड पेपर। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर। ओके, सो जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम एक एक चैप्टर को टॉपिक वाइज, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपके चैप्टर से अलग हो, तो एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेसिक तरीके से, सरल तरीके से डिस्कस करेंगे और आपको सभी जो नोट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आपको जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक बहुत अच्छे से हमारे साथ रेगुलर बने रहना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। ओके गाइज, जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर इसका नाम है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एवं निर्देशन। देखिए, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जो सेकंड पेपर है आपका समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श, इसमें जो है आप लोगों के दो पार्ट है। ठीक है, खंड ए और खंड ब। खंड ए क्या है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इसके बारे में जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का क्या अर्थ होता है, समावेशी शिक्षा उनके कितने प्रकार होते हैं, जैसे प्रभावशाली बच्चे, धीमी गति से पढ़ने वाले बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, है ना, अपंग बच्चे, उनको बारे में। और जो सेकंड जो पार्ट है, खंड ब है, वह है निर्देशन एवं परामर्श से रिलेटेड। ठीक है, तो जो आपका सेकंड पेपर है इसमें इसे दो पार्ट में बांटा गया है, खंड ए और खंड ब। तो पहले हम खंड ए डिस्कस करेंगे, एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखिए, हैंड रिटन नोट है, ये इस प्रकार बनाई गई है। वैसे तो आपको आपके बुक में बहुत सारा मटेरियल दिया गया है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दिया गया है, लेकिन हमने क्या किया है कि आपके एग्ज़ाम में जितना एग्जैक्ट आपको लिखना है, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आपको तैयारी कराई जाए। तो उसके लिए लिमिटेड ही चीज़ों को छाट कर, निचोड़ कर करके लिखा गया है। ठीक है, तो आप सभी को ये जो हैंड रिटन नोट है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ऑनलाइन शिक्षण नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो सबसे पहले इसी के बारे में हम जानते हैं कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं इसका अर्थ क्या होता है, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का अर्थ बताइए। ओके, और ऑब्जेक्टिव में भी इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम उसी चीज़ों को ध्यान में रख के जितना आपको एग्जाम में लिखना होता है उसी पर बेस्ड नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, बुक में तो बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया गया है डिटेल में। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का क्या अर्थ होता है, एक बार इसको हम जो ये इसे डिटेल से समझेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको समझाती हूँ। एक बार इसको हम पढ़ते हैं कि जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपवादी बच्चे भी कहते हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपवादी भी कहते हैं। इसको मैं आपको अपवादी क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह है, वीडियो के लास्ट में इसको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको फिर बाकी जो है इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि जो सामान्यतः विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे उन बच्चों को कहा जाता है। यहाँ पर हम समझेंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे किन बच्चों को कहा जाता है। ओके, तो सामान्य विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे उन बच्चों को कहा जाता है जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के अन्य बच्चों से अलग होते हैं। किस प्रकार अलग होते हैं वे भी जानेंगे कि ये भिन्नता इनके उच्चता के कारण भी हो सकती है और निम्नता के कारण भी। ठीक है, तो देखिए, जो ये भिन्नता होती है, जैसे प्रत्येक जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ये जो अलग होते हैं वे अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के अन्य बच्चों से अलग होते हैं। जो इनकी ये भिन्नता होती है
ये इसके उच्चता के कारण भी हो सकता है और निम्नता के कारण भी हो सकता है। जैसे हम इसको और अच्छे तरीके से समझे, जैसे आपने सुना होगा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ओके, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब जिस प्रकार का बच्चा होगा, यानी एक, जैसे मैं इसको आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे एक ही क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 90%, 90+ % मार्क्स अपने लाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि 30 से भी कम % बच्चे रह जाते हैं। तो मतलब कुछ ऐसे होते हैं, ये अपनी मानसिक योग्यता और क्षमता और व्यक्तिगत आदि आदि के आधार पर ये दूसरे बच्चों से भिन्न हो जाते हैं। एक तो बहुत प्रभावशाली बच्चा है, एक मंदबुद्धि बच्चा है। तो इसमें क्या करते हैं, तो जो प्रभावशाली बच्चे हैं और जो निम्न बच्चे हैं वे सामान्य बच्चों से अपने इन मानसिक योग्यता व्यवहार के कारण इस प्रकार भिन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मंदबुद्धि बच्चा है तो उसको क्या है कि उसको विशिष्ट आवश्यकता है किसकी, उसको और अधिक अच्छे तरीके से एजुकेशन देने की, उसको पढ़ाने की, समझाने की। जैसे कि उसे उसके लिए क्या किया जाए कि कुछ भी टॉपिक हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कराया जाए ताकि उसको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए, याद रह सके। तो इसलिए उनको और ज़्यादा विशिष्ट आवश्यकताओं की ज़रूरत है सामान्य बालकों की अपेक्षा, ताकि वे भी अपने आप को अपने आप का विकास कर सके। एक बार हम इसको इस तरीके से भी समझ लेते हैं कि जैसे प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता शारीरिक, मानसिक व अन्य प्रकार से हो सकती है। ओके, तो प्रत्येक बच्चे के कार्य करने की क्षमता, रुचि, योग्यता, व्यवहार, व्यक्तित्व किसी दूसरे बच्चे से अलग होती है। बिल्कुल होती है जी। क्यों, कुछ बच्चे इतने तीव्र होते हैं कि वे जल्दी से ही आगे निकल जाते हैं और कुछ इतने ढीले होते हैं कि वे पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए विशिष्ट साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको देखिए इससे यहाँ साफ साफ क्लियर हो जाती है सारी चीज़ें कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए विशिष्ट साधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे कुछ ढीले बच्चे होते हैं, वे क्या है कि वे पिछड़ जाते हैं एजुकेशन से, वे पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं प्रभावशाली या सामान्य बच्चों की अपेक्षा। तो उनके लिए विशिष्ट आवश्यकता साधन की आवश्यकता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम भी जो सामान्य बच्चे हो गए उनकी तरह विकास करें और अपना खुद का आत्मनिर्भर हो सके और विकास कर सके। इसलिए उनके लिए विशिष्ट आवश्यकताओं की ज़रूरत होगी। तो आपको क्लियर हुआ होगा इन उदाहरणों के द्वारा। सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि टिट फॉर टैट। जैसे कोई शारीरिक रूप से अपंग बच्चा है तो उसके लिए उसको ऐसी सुविधा दी जाए, ठीक है, समान व्यवहार किया जाए, जो सामान्य बच्चे हो गए उनकी तरह उनको शिक्षा दी जाए, सुविधाएं दी जाए, अभ्यास कराया जाए। तो ये होती है विशिष्ट शिक्षा और इनका अर्थ भी यही होता है। ओके, अब देखते हैं विशिष्ट। हमने समझा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का क्या अर्थ होता है। तो जो अपनी योग्यता, शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व के आधार पर जो अन्य बालकों से भिन्न होते हैं, तो वे क्या होते हैं, वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया। देखिए अगर लॉन्ग में आता है तो जैसे मैंने आपको वहाँ पर लिख के दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में एक अति लघु में आता है क्वेश्चन तो आपको किस प्रकार लिखना है कि जो बच्चे अपनी योग्यता, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, व्यक्तित्व के आधार पर सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं तो वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा जानते हैं। क्रिक के अनुसार क्रिक ने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि विशिष्ट आवश्यकता वाला जो बच्चा होगा जो सामान्य या औसत बच्चों से शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्थाओं में संशोधन चाहता है जिससे वह अपनी अधिगम क्षमता का विकास कर सके। देखिए इससे आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा है वह ऐसा चाहता है कि जो सामान्य या औसत बच्चों से शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं से इतना भिन्न है कि वह चाहेगा कि उसकी विद्यालय में जो संशोधन हो और उसकी अधिगम क्षमता का विकास हो, ठीक है। जैसे कुछ ढीले बच्चे होते हैं, पीछे बताया गया ढीले बच्चे होते हैं, वे पिछड़ जाते हैं तो वे चाहेंगे
कि उनकी अधिगम क्षमता का विकास हो, ऐसा उनके लिए संशोधन किया जाए, ऐसे उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिसे हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का अर्थ समझाइए और परिभाषा दीजिए। और देखिए, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, इसके बाद में मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगी। ये सारी चीज़ें पढ़ के आपको उन तीनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना है, तब आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से उसको समझा है और कितना आप लोगों की समझ में आया है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो ये क्या है? ये है शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय। अब हम जानेंगे शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय। या देखिए, इसको क्या है, शैक्षिक समावेशन भी कह सकते हैं, समावेशी शिक्षा भी कह सकते हैं। दोनों का अर्थ एक ही होगा यहाँ पर। या तो आप कह लीजिए शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, या कह लीजिए आप समावेशी शिक्षक से अभिप्राय। ठीक है गाइड? तो देखिए, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय। शैक्षिक समावेशन क्या कहता है कि सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को समावेशी आवश्यकताओं का साथ साथ शिक्षा के समान अवसर के रूप में कहता है। सो देखिए, इसको एक बार और पढ़ते हैं हम कि जो शैक्षिक समावेशन होता है, शैक्षिक समावेशन या समावेशी शिक्षा, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो जो शैक्षिक समावेशन होता है, शैक्षिक समावेशन सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने तथा सभी बालकों को समावेशी आवश्यकताओं का साथ साथ शिक्षा के समान अवसर के रूप में कहता है। समावेशी शिक्षा कहती है कि उन्हें कम नियंत्रित तथा अधिक प्रभावशाली वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ, इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। आप लोगों की समझ में आया होगा, जो समावेशी शिक्षा है यानी सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, उनके शिक्षा के अधिकार को, मानवीय अधिकार को वे अपने नागरिक के अधिकार को जान सके। ठीक है, तो इसके लिए समावेशी शिक्षा अपंग बालकों तथा सामान्य स्कूल सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, यह शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित बालकों, यह जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त करने के लिए सहायता देती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको एक बार फिर पढ़ देती हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ओके गाइस? तो देखिए, जैसे जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से जो बाधित बालक हो गए, उनको सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। तो अब क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब देखिए, जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा क्रिया की 4 विशेषताएं होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे मानकीकरण या सामान्यकरण, दूसरी हो गई संस्था रहित, तीसरी हो गई शिक्षा की मुख्य धारा, और चौथा हो गया समावेश। तो इसकी 4 मुख्य विशेषता क्या हो गई समावेशी शिक्षा की? अगर हम इसके आधार पर करें तो मानकीकरण हो गया, संस्था रहित शिक्षा हो गई, और शिक्षा की मुख्य धारा क्या होनी चाहिए उसके बारे में, और जो मतलब अपंग बालक हो गए तो उनको सामान्य बालकों के साथ किस तरीके से बिना किसी भेदभाव के किस तरीके से शिक्षा दी जाए, कैसे उनका सामाजिकरण किया जाए, कैसे उनका समावेश किया जाए, यही इसकी विशेषता होगी। सो देखिए, वहाँ तो हमने जाना कि जो समावेशी क्रिया होगी, समावेशी क्रिया की
विशेषताओं के बारे में। अब यहाँ पर हम जानेंगे शैक्षिक समावेशन या समावेशी शिक्षा की विशेषता के बारे में। अब यहाँ पर हम जानेंगे। तो देखिए क्या है कि जो इसकी विशेषताएं है, तो अब जानते हैं इसकी विशेषता। जो इसकी विशेषता है कि इस शिक्षा का एक ऐसा स्वरूप दिया गया है, इस शिक्षा को ऐसा स्वरूप दिया गया है कि जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सके और वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन कर सके। देखिए यह आप इसका उद्देश्य भी कह सकते हैं और यह इसकी विशेषता भी हो सकती है। पहले तो आपने समावेशी शिक्षा के बारे में जाना कि सभी को समान रूप से शिक्षा देने का जो शिक्षा देने की जो क्रियाएं है वो समावेशी शिक्षा में है कि सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। जैसे कम बुद्धि बालक होते हैं, धीमी गति से पढ़ने वाले बालक होते हैं, सामान्य बालक होते हैं, अपंग बालक होते हैं, तो उन्हें सबके समान कक्षा में समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। और जो इसकी विशेषता हो गई, इसकी विशेषता क्या हो गई, इसकी खास बात क्या हो गई कि इसने क्या किया, इसके क्या उद्देश्य हुए। तो ये उद्देश्य भी हो सकता है और ये इसकी विशेषता है भी कि जो अपंग बालक होते हैं, अपंग बालकों के समान, जिससे अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सके बिना किसी भेदभाव के, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। जो दूसरी विशेषता होगी, इसकी दूसरी विशेषता क्या होगी कि यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो समावेशी शिक्षा है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। समावेशी शिक्षा में बालकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो इसके अंतर्गत जो शारीरिक रूप से बाधित छात्र होते हैं, बालक होते हैं, उनको भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझा जाता है। ये भी इसकी एक अच्छी बात है, ये भी इसकी एक विशेषता है। अब देखिए नंबर 3 कि समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता पिता के सामूहिक प्रयास पर आधारित होती है। तो ओके गाइज, अब बढ़ते हैं आगे। जो इसकी 4th विशेषता है, यह क्या कहती है कि समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो अपंगों को अब तक नहीं दिए गए, उनकी मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आयाम है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि समावेशी शिक्षा एक आयाम है। कैसा आयाम है कि जो अब तक अपंग बालकों को जो शिक्षा के लक्ष्य के प्राप्त नहीं थे, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने का एक आयाम कहा गया है। अपंगों के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक आयाम कहा गया है समावेशी शिक्षा को। यह भी इसकी एक विशेषता है। अब देखिए नंबर 5 क्या कहता है। नंबर 5 हो गया कि यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। जो समावेशी शिक्षा हो गई, यह बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है, ना कि वह सामान्य या जो विशिष्ट प्रभावशाली बालक हो गए उनमें बिना किसी भेदभाव के अपंग बालकों को भी उनके समान व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। सो गाइज, आप सभी को समझ में आया होगा हमने क्या जाना। हमने जाना कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनका क्या अर्थ होता है, इनकी परिभाषा के बारे में, और जो समावेशी शिक्षा के अभिप्राय क्या है और उनकी विशेषता क्या है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। एक बार फिर मोटे मोटे से तौर पर हमने क्या पढ़ा यह जान लेते हैं कि जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनका क्या अर्थ होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपवादी बच्चे भी कहा जाता है। ठीक है, जो मतलब जो बच्चे अपने विशिष्ट जो अपनी क्षमता, योग्यता, शारीरिक और मानसिक योग्यता या व्यक्तित्व से के आधार पर अन्य बालकों से भिन्न हो गए, तो वे क्या हो गए, अन्य बालकों से भिन्न हो गए, तो उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे कि एक कोई बच्चा है कि तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता है, एक बच्चा है कि धीमी गति से बढ़ता है और वह पिछड़ जाता है। तो जो पिछड़ा हुआ बच्चा है उसके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास किया जाए उसके लिए और स्पेशल क्लास चलाई जाए। ठीक है, तो इस प्रकार। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने जाना। क्रिक के अनुसार आपके एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा होता है वह सामान्य औसत
बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि वह विद्यालयों में व्यवस्था में संशोधन चाहता है जिससे वह अपनी अधिगम क्षमता का विकास कर सके। यह तो आपको अभी के अभी याद हो गई होगी। अब देखिए, और हमने क्या जाना, शैक्षिक समावेशन का अभिप्राय जाना हमने कि जो शैक्षिक समावेशन होता है यह नागरिकों को समानता के अधिकार को पहचानने तथा बालकों को समावेशी आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर के रूप में कहता है। और इसके बारे में और क्या जाना हमने कि जो अपंग बालकों की शिक्षा होती है वो सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है, जो समावेशी शिक्षा होती है। ओके, इसके बारे में हमने ये जाना। फिर समावेशी जो क्रियाएं होती है, समावेशी क्रिया 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से? मानकीकरण या सामान्यकरण, संस्था रहित शिक्षा, या शिक्षा की मुख्य धारा या समावेश। इसके बाद हमने क्या जाना, इसके बाद हमने जाना शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता। शैक्षिक समावेशन की क्या क्या आवश्यकता होती है इसके बारे में ये हमने 4-5 पॉइंट लिखे हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए, वरना आपको ये सभी नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड तो करा ही दिए जाए। सो अब देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो बताना है आप लोगों को किसके लिए की जाती है। प्रभावशाली बालकों हेतु, असमर्थ बालकों हेतु, बाधित बालकों के लिए, या इन सभी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। और सेकंड क्वेश्चन है विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है, आवश्यकता होती है। यहाँ पर है कि विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की, विशिष्ट शिक्षकों की, या इन सभी की। आप लोगों को इसका आंसर भी बताना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को क्या कहते हैं। सामान्य बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, अपवादी बच्चे, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है, वरना फिर मैं कल आपको जब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड क्लास लेंगे, तब इनका आंसर बताऊंगी। और जो जो स्टूडेंट इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं उन लोगों के नाम भी अनाउंस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है गाइज, पढ़ते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए साथ के साथ, और अपना ध्यान रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय।